वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीपीएससी एईडीओ के एक और जीएस के शानदार फुल लेंथ टेस्ट में। ये चौथा टेस्ट है। मैं आपको 6 टेस्ट कराऊंगा और ऐसे ही आप 20 टेस्ट फुल लेंथ के प्राप्त कर सकते हैं हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, या ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं जाके लाइव रैंकिंग के साथ कि आपकी लाइव रैंकिंग कितनी आ रही है। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन भी वहाँ आपको मिल जाएगा। बीपीएससी एईडीओ की फुल प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं। इन नंबरों पे कांटेक्ट करके बचे हुए समय में एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के पेड को इस टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करके आप आराम से कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो पूरी तैयारी इन नंबरों पर कांटेक्ट करिए, आपको ग्रुप में ज्वाइन करके आप करवा देंगे आपकी पूरी तैयारी। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत में हाल ही में क्वांटम संचार तकनीक का सफल परीक्षण किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर संदेशों का सुरक्षित आदान प्रदान संभव हो जाएगा। और यह उपलब्धि किन 2 संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है। ठीक है, तो ये किसने खोजी है भाई? तो ये आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ किसने करा है? आईआईटी दिल्ली एंड डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछेगा क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी खोज किसने करी है, तो आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ बता देना। फिर कह रहा है महिला शरीर में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है प्रोलैक्टिन हार्मोन इन द फीमेल बॉडी। तो जो महिला यानी फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है उसका मुख्य काम क्या है? मासिक धर्म चक्र और प्रजनन क्षमता को विनियमित करना, या बच्चे के जन्म के बाद स्तन दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, अंडाशय में अंडे का उत्पादन करना है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, है ना। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये फीमेल में क्या करता है, स्तन में दूध के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जिसकी वजह से माँ बच्चे को दूध पिला पाती है ना। इसके बाद कह रहे हैं तंजौर स्थित प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है किस चोल शासक के काल में हुआ था भाई? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण है कहाँ पे भाई? बृहदेश्वर मंदिर। और किसने निर्माण करा? तंजौर में है। इसका निर्माण करने वाला राजा राज चोलवन। कौन थे? राजा राज चोलवन। ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है इसमें से एसडीजी गोल में? तो भाई 20 एसडीजी गोल है ना, एसडीजी 1, 2, 9, 10। बताइए, इससे भी सवाल ज़रूर पूछा जाता है, एक बार इसको भी ज़रूर देख लीजिएगा 20 गोल। तो यहाँ आप देखेंगे एसडीजी 1 नो पॉवर्टी बिल्कुल ठीक है, एसडीजी 2 0 हंगर ठीक है, एसडीजी 9 लाइफ ऑन लैंड ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये किस में आएगा? एसडीजी 15 में है लाइफ ऑन लैंड, एसडीजी 15 में। 9 में आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। और 10 में असमानता में कमी, ये ठीक है, यानी 9 सही मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, एक बार एसडीजी के 20 गोल देख लेना, इससे सवाल पूछा जा सकता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है, यानी विच रॉक इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, है ना, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल नहीं है। हेलाइट, फिलाइट, बलुआ पत्थर या आपका सिल्ट स्टोन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो आप देखेंगे अगर मैं बात करूं फिलाइट की, है ना, ये कैसा है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है फिलाइट, है ना, रूपांतरित चट्टान है, या मेटामॉर्फिक है, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक है ये। इसके बाद कह रहा है भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 ईस्वी में आकस्मिक मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अल्प अवधि के लिए किसने पदभार संभाला था जब उनकी मृत्यु हो जाती है ना? तो जाकिर हुसैन जी के बाद थोड़े टेम्परेरी पीरियड के लिए कौन बनते हैं? वीवी गिरी बनते हैं ना, वारागिरी वेंकट गिरी या वीवी गिरी कह सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा उस समय जो वीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति थे, और आपको पता अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती तो उपराष्ट्रपति टेम्परेरी तौर पर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसके बाद कह रहा है जेनेटिक कोड वह प्रणाली है जिसके माध्यम से जीवित कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचना का अनुवाद होता है, और यह कोड किसकी भाषा का अनुवाद करता है भाई? द जेनेटिक कोड इज द सिस्टम थ्रू विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड विद इन लिविंग सेल्स। इट ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आरएनए को प्रोटीन में, आरएनए को डीएनए में, अमीनो अम्ल को आरएनए में, या प्रोटीन को डीएनए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरएनए को प्रोटीन में। क्या हो जाएगा? आरएनए जो होता है उसको प्रोटीन में बदलती है, मतलब अनुवाद करता है ये। उत्तराखंड राज्य के पंचप्रयागों में से एक कर्णप्रयाग में कौन सी 2 नदियों का संगम होता है? तो कर्णप्रयाग की बात करा, कर्णप्रयाग में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं? अलकनंदा नंदाकिनी, अलकनंदा मंदाकिनी, अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा पिंडार नदी। तो कर्णप्रयाग में मिलती है कौन सी आपकी? कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और पिंडार नदी। वहीं अलकनंदा और अगर मैं बात करूं भागीरथी की, तो ये तो देवप्रयाग में मिलेंगी, है ना, देवप्रयाग।
अलकनंदा मंदाकिनी की अगर बात करने तो ये आपका कौन सा है अलकनंदा मंदाकिनी? रुद्रप्रयाग है। ये क्या है? रुद्रप्रयाग। अलकनंदा नंदाकिनी की बात कर लें तो ये नंदप्रयाग हो जाएगा भाई। ठीक है, विष्णु प्रयाग एक बच गया, अलकनंदा धौली गंगा उसमें होती है, वो विष्णु प्रयाग है। ठीक है। भारतीय संविधान में संसद के सत्रों की कह रहा आह्वान स्थगन तथा अगले सत्र के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू द समन, प्रोरोगेशन एंड मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो ये कौन से आर्टिकल में निहित है भाई? तो यह है आर्टिकल 85 में। किस में दिया हुआ है? अनुच्छेद 85 में दिया हुआ, आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा युग्म गलत है, ये आपको बताना होगा यहाँ पे। जैसे 1 डेसिबल बेल का 10वां हिस्सा है, कह रहा है बेल जो 1/10 ऑफ बेल, और 1 अश्वशक्ति 746 वाट, 1 नॉटिकल मील 1.5 किलोमीटर, 1 कैलोरी 4.184 जूल। तो इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें गलत हो जाएगा आपका 1 नॉटिकल माइल, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल की बात करें अगर किलोमीटर में तो ये लगभग 1.85 किलोमीटर होता है ना। 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर होता है। 1 कैलोरी भी ठीक है, बाकी ये सही हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पेड ग्रुप की जानकारी दे ही दी मैंने दोस्तों आपको, आप ज्वाइन कर लीजिए इसको। पूरा सिलेक्शन मटेरियल चाहते हैं या टेस्ट सीरीज चाहते हैं, क्विज चाहते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस चाहते हैं, हमारे ऐप पे भी ले सकते हैं। ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है हमारी, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी वहीं पे है आपके लिए। अब इसमें कह रहा है गलत बताना है, कौन सा गलत है। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है श्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान, इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो है इसका विमोचन किया था। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इसके अनुसार बिहार का कुल वन आवरण जो है वो 7,532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। कौन सा यहाँ पे गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे गलत कोई नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें कथन में आपको सही बताना है कौन सा होगा। बिहार का चंपारण जो सत्याग्रह है 1917 में महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन तिनकाथिया प्रणाली के विरोध में था, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 1/4 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ आप देखेंगे पहला ठीक है। तिनकातिया सिस्टम की बात करें अगर, तिनकातिया सिस्टम इसमें जो 3/20 भूमि थी है ना, 3/20 भूमि, इस पे बोला जा रहा था नील की खेती करिए यहाँ पे ना, 1/4 नहीं 3/20, इसको तिनकाथिया सिस्टम बोलते हैं। तिनकाथिया, 3 काथिया मतलब 20 ऐसे समझ लो है ना। चलो अगला देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा गलत है। आर्टिकल 57 राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित के लिए पात्रता यानी रिइलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 67। आर्टिकल 73 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। कौन सा यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका विकल्प? तो यहाँ आप देखेंगे आर्टिकल 73 जो है, आर्टिकल 73 ये जो है केंद्र की या संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है, यानी एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है ना, ये गलत हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर बात करें राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद तो ये अनुच्छेद 74 में होना चाहिए था। ठीक है, अगला भारतीय राज्य गुजरात में स्थित धौलावीरा को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जो धौलावीरा है गुजरात में, इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल करा गया है? तो 2021 में करा गया है, 2021 में। ठीक है, अगला पटना से प्रकाशित पहला जो अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड, इसकी स्थापना किसने की थी? द बिहार हेराल्ड की स्थापना किसने करी? गुरु प्रसाद सेन या राजा शिव प्रसाद गुप्ता, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो द बिहार हेराल्ड की बात करें तो गुरु प्रसाद सेन जी ने इसकी जो स्थापना है वो करी थी, प्रकाशन उन्हें नहीं करा था। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ब्लैक सी के साथ जो है बॉर्डर नहीं बनाता है? इटली, जॉर्जिया, रशिया या रोमेनिया? तो कौन नहीं बनाएगा भाई ब्लैक सी के साथ बॉर्डर? तो ब्लैक सी के साथ बॉर्डर कौन बनाता है भाई? आपको पता है, एक तो रोमानिया है और रशिया भी हो जाएगा, जॉर्जिया हो जाएगा, एक यूक्रेन है आपका, यूक्रेन भी बनाता है, टर्की भी बनाता है ना, टर्की भी बनाता है आपका। जॉर्जिया, रूस, रोमेनिया, यूक्रेन, टर्की, बुल्गारिया है ना, इटली नहीं बनाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी के एबॉलिशन की बात करता है? 15, 16, 17, 18 में कौन सा सही हो जाएगा अनटचेबिलिटी के बारे में? बहुत ही आसान है, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दी है। 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है कि आप किसी भी तरह का टाइटल नहीं रख सकते हैं ना,
और 16 की बात करता है किसकी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता। और वहीं 15 की बात करें तो इसमें क्या कहता है, भेदभाव रोकता है 5 ग्राउंड में, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। 18 देख लेते हैं, निम्नलिखित जैविक पदार्थ और उनके संबंधित एंजाइम या स्रोतों को सही सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन एंजाइम, स्टार्च और हाइड्रोलिसिस, लार ग्रंथि और वसा का पाचन, ये कौन से एंजाइम का जो है वो करते हैं, बताइए। तो जैसे बिलीरुबिन की बात करें तो ये बिलीवर्डिन ये पित्त में आते हैं या बाइल जूस सेक्रीट करते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की बात करें अगर, किसकी, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च की, तो ये अमाइलेज करते हैं। और स्लाइवरी ग्लैंड जो है, स्लाइवरी ग्लैंड ये जो है आपके पैरोटिड में होगा। और डाइजेशन ऑफ फैट हमारा लाइपेस करेगा, है ना, लाइपेस डाइजेशन ऑफ फैट करेगा, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपके क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हो आप, है ना, या कह सकते हो आप क्या, बायोलॉजिकल सब्सटेंस कह सकते हो। और ये उनके एंजाइम सोर्स, ठीक है, याद रखना है इसको। अगला देख लें, कनाडा में स्थित कह रहा है लॉरेटियन पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं जो इस पठार की उत्पत्ति का संकेत देती हैं। विच टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन द लॉरेटियन प्लेट्यू इन कनाडा दैट इंडिकेट इट्स ऑरिजिन। सबसे पहले अवसादी चट्टानें जो समुद्री उत्पत्ति का संकेत देती हैं। प्री कैम्बेरियन आग्नेय और उच्च श्रेणी की मेटामॉर्फिक चट्टानें जो भूवैज्ञानिक ढाल का संकेत देती हैं। ज्वालामुखी चट्टानें जो ज्वालामुखी चाप का संकेत देती हैं। मेटामॉर्फिक चट्टानें जो पर्वत निर्माण की घटना का संकेत देती हैं। तो यहाँ बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, प्री कैम्बेरियन आग्नेय और उच्च श्रेणी की मेटामॉर्फिक चट्टानें जो भूवैज्ञानिक ढाल का संकेत देती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की बाईं ओर से मिलकर उसकी प्रमुख सहायक नदी बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन द कृष्णा रिवर फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड बिकम वन ऑफ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो बताइए कौन सी नदी जो है उसकी बाईं ओर से मिलकर उसकी प्रमुख सहायक नदी बनती है कृष्णा नदी की। पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना या मूसी। तो ये आपकी है मूसी। मूसी जो है ये बाईं ओर की सहायक नदी है कृष्णा नदी की। ठीक है, और अच्छा कृष्णा नदी निकलती कहाँ से भाई, कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है ना, वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर है महाराष्ट्र के, वहाँ निकलती है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, है ना, होते हुए कहाँ गिरती है, इधर गिरती है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, याद रखना। हाँ, ये बात अलग है, दाहिनी ओर की ट्रिब्यूटरी है पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक। लेफ्ट बैंक है मूसी। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कितनी आय तक करदाताओं को कोई आयकर दे नहीं होगा भाई, है ना, कितनी आय तक के करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो ये हो गया आपका अप टू 12 लाख। भारतीय प्रेस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कानून प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट कब इनैक्ट किया गया था भाई, तो इसको लागू किया गया था 1867 में, याद रखना। कौन सा कानून है ये, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, ये 1867 में लागू करा गया था। पश्चिम बंगाल राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस देश के साथ साझा करता है। विद विच कंट्री डज द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल शेयर इट्स नदर्न बॉर्डर। तो पश्चिम बंगाल जो है, कौन, पश्चिम बंगाल अपनी उत्तरी सीमा किस देश से साझा करता है, तो ये करता है भाई नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान में। तो आसाम से बता सकते हो, भूटान से करता है। ठीक है, नदर्न बॉर्डर की बात कर रहा है, किससे, उत्तरी बॉर्डर, नदर्न बॉर्डर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपनी परमाणु संख्या के साथ सही रूप से मेल नहीं खाता है ना, एटॉमिक नंबर कह रहा है कौन सा सही नहीं है इसमें से। ठीक, सोडियम 11, पैलेडियम 46, बेरियम 55, मरकरी 80। तो कौन सा सही नहीं है भाई, तो यहाँ देखिए सोडियम का 11 ठीक है, पैलेडियम 46 ठीक है, बेरियम जो है, बेरियम इसका 56 होता है ना, इसका क्या होता है 56, 55 पे कैल्शियम है ना, 55 पे क्या है, सीजियम है, कैल्शियम कह रहा हूँ, सीजियम हो जाएगा यहाँ 55 में, है ना, सीजियम हो जाएगा। कैल्शियम अच्छा किस में है, तो ये कैल्शियम आपको 20 में देखने को मिलेगा। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। ठीक है, कह रहा है एक वयस्क मनुष्य के ऊपरी और निचले जबड़े का दांत सूत्र क्या होता है भाई। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला ऑफ अपर एंड लोअर जॉज ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन। 2123, 2112 या 2132, 2212। तो देखो इसको पहले डिटेल में समझ लो अगर नहीं आपको पता है। ठीक, पहले तो मैं इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर 2123 होगा जिसको पता है। ऐसे समझ लो मनुष्य के ऊपर और नीचे जबड़े 2 होते हैं भाई, तो 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे, 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 होते हैं। जो निचला जबड़ा उसका दंत सूत्र है क्या, 2123। निचले जबड़े का क्या है, 2123। कैसे मैंने बताया, इसका मतलब क्या है 2123 का, इसका मतलब ये है
दो आपके क्या होंगे, इंसीजर, जिसको कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक दांत, इंसीजर। और एक आपके होते हैं कैनाइन, यानी कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक। एक कैनाइन होता है जिसको रदनक बोलते हैं, चीर फाड़ करने वाले नहीं होते हैं। और दो होते हैं आपके प्रीमोलर, यानी अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। और तीन आपके हो जाते हैं मोलर, जिसको चवर्णक बोलते हैं। तो ये हो गया, दो कृंतक यानी इंसीजर, एक कैनाइन यानी रदनक, और दो हो गए प्रीमोलर, तीन हो गए मोलर यानी अग्रचवर्णक, चवर्णक। ये होता है, ठीक है। आप कहेंगे दो 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 मतलब पेयर है ये ना, पेयर भाई। दो का मतलब चार, एक का मतलब दो, चार चार आठ, दो 10 और 6 16 है ना, ऐसे पेयर में होते हैं ना, क्योंकि ये। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश लताविया के साथ सीमा साझा नहीं करता है भाई? लताविया के साथ तो बाल्टिक कंट्रीज मैंने कई बार ज्योग्राफी में आपको पढ़ाई है, रूस, एस्टोनिया, लिथुआनिया, पोलैंड। लताविया के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है? तो पोलैंड नहीं करता है ना, पोलैंड नहीं करेगा। बिहार में उगाई जाने वाली नकदी फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? जो कैश क्रॉप प्रोड्यूस होती हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? शुगर केन, ऑयल सीड, रबर या टोबैको। तो अगर बात करें बिहार में सबसे ज़्यादा कैश क्रॉप में, तो ये गन्ना जो है वो उत्पादित होता है। बिहार राज्य में रत्नागिरी और विपुलाचल, व्यवहारगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी नामक 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर कौन सा है? तो ये कौन है भाई? तो ये राजगीर है। कौन है? राजगीर है, ठीक है। अगला, औरबिंदो घोष को कई दार्शनिक और आध्यात्मिक रचनाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। कौन सी उनकी रचनाओं में से एक नहीं है औरबिंदो घोष की? द लाइफ डिवाइन, गीतांजलि, द सिंथेसिस ऑफ योग या सावित्री। कौन सी रचना जो है औरबिंदो घोष की नहीं है? तो जो बहुत ही फेमस है गीतांजलि भाई, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है, गीतांजलि। चलो अगला देखते हैं। कौन सा इनमें से कौन सिरपुर झील, जिसे वर्ष 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, इसकी विशेषता है सिरपुर झील की? यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह इंदौर शहर के लिए पीने का पानी का स्रोत है। यह प्रवासी पक्षियों का अधिवास है। यह एक ऐतिहासिक स्मारक है। तो सिरपुर झील, इस जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया, इसकी विशेषता क्या है? प्रवासी पक्षियों का अधिवास है, हैबिटाट है माइग्रेटरी बर्ड का, है ना। है कहाँ पे सिरपुर झील? मध्य प्रदेश में है, इंदौर शहर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में, याद रखिएगा इसको। मतलब बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। अटलांटिक महासागर कह रहा है कि इन 4 महाद्वीपों से सीमा साझा करता है भाई अटलांटिक ओशन। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, या अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका। ये तो बहुत ही आसान है यार, बता ही लोगे। अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है ना, इससे सीमा साझा करेगा। इसके बाद वैश्विक कार्बन मूल्य निर्धारण के विस्तार और बढ़ते महत्व को दर्शाने के लिए जून 2025 में स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी की गई है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 in June 2025 to highlight the expansion and growing importance of global carbon pricing। तो ये किसने करी है भाई? ये करी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने या विश्व बैंक समूह ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। बिहार राज्य लगभग किन पूर्वी देशांतरों के बीच स्थित है? बिहार स्टेट इज सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली बिटवीन विच ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड। तो डायरेक्ट फैक्ट है, आपको इसका लॉन्जिट्यूड याद रखना है 81.5 87.55, 81.5 87.55 है ना, ये रटना पड़ेगा आपको। इसके बाद कह रहा हाल ही में 5 जून 2025 को बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम के साथ वैश्विक रूप से मनाया गया, जिसकी वैश्विक मेजबानी किसके या किस देश द्वारा दी गई है? ऑन 5 जून 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड ग्लोबली विद द थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल इवेंट? तो ये किसने होस्ट करा है? ये करा है साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया ने, ठीक है। करंट अफेयर्स का सवाल है, याद जरूर रखिएगा। अल्कोहल उत्पादन में कह रहा व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला माल्टोज जो है वो क्या है? एक तरह से माल्टोज, फॉर्मूला भी याद रखना C/H/SO11। ये एक डाइसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है या प्रोटीन है, माफ़ कीजिएगा। क्या है ये माल्टोज? तो माल्टोज है भाई एक डाइसेक्राइड। क्या है? डाइसेक्राइड है। और अच्छा, माल्टोज जो है इसे मॉल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो है 2 ग्लूकोज अणुओं के संघनन से बनता है। 2 ग्लूकोज अणु के जो संघनन करते हैं उससे बनता है ये, है ना। और माल्टोज आप बना सकते हो स्टार्च को जब भी तोड़ोगे आप उससे, है ना, किड़वन वगैरह करोगे उससे बन जाएगा ये, यानी फर्मेंटेशन से। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 200 रुपये के नोट के पीछे किस सांस्कृतिक विरासत स्थल का चिन्ह अंकित है भाई? सांची स्तूप, लाल किला, एलोरा की गुफाएं, एमपी का खंडहर।
तो 200 के नोट में क्या बना है, सांची स्तूप बना हुआ है 200 के नोट में, ठीक है। फिर कह रहा फसल या जैविक अवशेषों को जलाने पर निम्न में से कौन सी गैस हवा में उत्सर्जित होती है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज इनटू द एयर व्हेन क्रॉप और ऑर्गेनिक रेसिड्यू आर बर्न? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या दोनों? तो इससे निकलती है भाई, जब भी आप फसल या जैविक अवशेषों को जलाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन दोनों ही निकलेगी। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई? भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। J.M. कीन्स को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो यहाँ कौन सा सही है भाई? तो यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता है अल्प विकसित है और मिश्रित भी है, ये भी सही है। अर्थशास्त्र का जनक किसको मानते हैं हम? ये मुझे लगता है आप में से सभी को पता होगा, एडम स्मिथ के बारे में। पर सबसे बड़ा एडम स्मिथ कौन है पता है? अब इनका बयान आपने सुना था ना, हमारे देश के लोग अपनी जेब में रुपए लेकर घूमते हैं, हमें डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, डॉलर महंगा हो या सस्ता हमारे देश के लोगों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एडम स्मिथ जी को 100 तोपों की सलामी। अब मैं क्या बोलूँ इस पर, क्या नहीं, मैं क्या बोल सकता हूँ। चलो खैर, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। भरतनाट्यम का उल्लेख किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में मिलता है भाई? जो भरतनाट्यम है, हमें किस तमिल एपिक में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलता है किस में? शिल्पत्तिकरम में, है ना, शिल्पत्तिकरम में, ठीक है। और अच्छा, इसको लिखा किसने? कवि थे इलंगो, है ना, कवि इलंगो अडिंगल, उन्होंने इसको लिखा है। अगला कह रहा है रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? कैल्शियम आयन, आयरन आयन, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन? तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम आयन, ठीक है। फिर कह रहा है मूल्यह्रास की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन? तो डेप्रिसिएशन को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? केवल सीधी रेखा विधि से, घटती शेष विधि से, वर्षों के अंकों के योग की विधि से, उपयुक्त सभी से। तो तीनों से ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। डेप्रिसिएशन मतलब जो घटाव होता रहता है किसी भी चीज़ में, जैसे आज हमने खरीदा भाई आईफोन, 1 साल बाद उसके रेट पता ही आपको क्या हो जाएंगे ना। पर प्रॉपर्टी वही खरीदोगे, गोल्ड वही खरीदोगे तो बढ़ने ही के चांसेस होते हैं। कौन सी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम की ओर बहती है भाई? पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की तरफ बहती है। ब्राह्मणी नदी, परियर नदी, काली नदी या कावेरी नदी? आसान है, मुझे लगता है बता सकते हो आप। ये जो परियर नदी है ये पश्चिम की ओर बहती है। कौन सी नदी? परियर नदी। यह केरल की सबसे लंबी नदी है जो कि पश्चिम में बहते हुए अरब सागर में गिरती है ना। नर्मदा, तापी भी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी पूर्व की ओर पता ही है आपको, ये तीनों पूर्व में बहेंगी, इस तरफ बहेंगी। लाल शैवाल को वैज्ञानिक रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है भाई? जो रेड एल्गी है उसको और किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफाइटा, रोडोफाइटा, फियोफाइसी या साइनोफाइटा? तो इसको हम किस नाम से जानते हैं भाई लाल शैवाल को? तो इसको रोडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है इसमें से? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में, खानवा की 1522 में, बक्सर की 1764 में। तो आराम से बता सकते हो आप कि खानवा की लड़ाई जो है बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में 1527 में लड़ी गई थी, 1527 में, ठीक है। क्वेश्चन 45, उत्तरी अटलांटिक महासागर का वह भाग जो गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा, कैनरी धारा, उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखी धारा से घिरा हुआ है, क्या कहलाता है भाई? What is the name of the part of North Atlantic Ocean that is surrounded by Gulf Stream, North Atlantic Current, Canary Current and North Atlantic Equatorial Current? सारगासो सी, बर्मुडा ट्राइंगल, नॉर्थ अटलांटिक गायर या सेंट्रल अटलांटिक ओशियन? तो बहुत ही फेमस है, वन एंड ओनली सारगासो सी, है ना, एस शेप का जो है इधर, सारगासो सी। अगला है वसा और तेलों के हाइड्रोजनीकरण में धातु की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल इन हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल? क्या इसका रोल है भाई? असंतृप्त वसा अम्लों से हाइड्रोजन निकालना, असंतृप्त वसा अम्लों में ऑक्सीजन जोड़ना, संतृप्त वसा को असंतृप्त वसा में तोड़ना या असंतृप्त वसा अम्लों में दोहरे बंधों में हाइड्रोजन के योग को उत्प्रेरित करना। तो क्या काम है इसका भाई? रोल ऑफ मेटल इन हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल? तो ये करता है कैटेलाइज कर देता है, कैटेलाइजिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द डबल बॉन्ड्स इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी असंतृप्त वसा अम्ल जो होते हैं उसमें दोहरे बंधों में हाइड्रोजन के योग को उत्प्रेरित कर देता है। 47 कह रहा है बिहार योद्धा सम्मान योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है भाई? यह योजना राज्य में अवैध खनन रोकने के लिए बिहार सरकार के खान और भूतत्व विभाग द्वारा शुरू की गई। योजना के तहत ट्रैक्टर की सूचना देने वाले को 5,000 और ट्रक की सूचना देने वाले योद्धाओं को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि सम्मान रूप में दी जाती है।
या दी जाएगी। बिहार योद्धा सम्मान योजना कौन सा सही है? तो यहाँ आप देखेंगे ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण है भाई? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल ये किस प्रकार के चट्टान है? विच टाइप ऑफ रॉक? मेटामॉर्फिक, इग्नियस या फॉलिएटेड या सेडिमेंट्री? तो ये पर्णित चट्टानें या फॉलिएटेड रॉक के उदाहरण है, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा कहाँ स्थित है भाई? वेयर इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन कंचनजंगा लोकेटेड? तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ये है सिक्किम में और पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी नेपाल की सीमा पे, ऑन द बॉर्डर ऑफ सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड ईस्टर्न नेपाल, ठीक है। अगला है हाल ही में भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनाने का निर्णय लिया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर इज प्रपोज टू एस्टैब्लिश बिटवीन विच स्टेट? एमपी राजस्थान, एमपी उत्तर प्रदेश, एमपी गुजरात या एमपी छत्तीसगढ़? एमपी कॉमन है सब में। तो पहला इंटर स्टेट चीता कॉरिडोर बनेगा एमपी और राजस्थान में। कहाँ पे बनाने की बात चल रही है? एमपी राजस्थान। चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 हमें कौन कौन सी फ्रीडम देता है ना? आपको पता है आर्टिकल 19 में 6 तरह की फ्रीडम हमको मिलती हैं। कौन कौन सी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार, राइट टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू पीसफुली असेंबली यानी शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, संघ या संगठन बनाने का अधिकार। तो यही है आर्टिकल 19 ना, यदि आता आर्टिकल 21 में है। आसान था ये। इसके बाद कह रहा है सेला जिनेला वंश के पौधे जो है उनकी प्रजातियां विविधता सर्वाधिक किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? इन विच जोग्राफिकल रीजन इज द स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू द जीन्स सेलेजेनेला द हाईएस्ट? बताइए इसका शीतोष्ण क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी को गर्म करने वाले रेडियोधर्मी क्षय में योगदान देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द रेडियोएक्टिव डिके दैट वार्म्स द अर्थ? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, आयरन या हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम? तो कौन सा तत्व पृथ्वी को गर्म करने वाले रेडियोधर्मी क्षय में योगदान देगा? तो ये होता है आपका यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम। भाई सिंपल था। अगला कह रहा हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। फिर कह रहा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके मानदंडों के अनुसार शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए अनुशंसित दैनिक कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं तो हमें डेली कितनी कैलोरी तक कंज्यूम करना चाहिए? तो शहरों वालों के लिए इनके हिसाब से ICMR के हिसाब से 2100 किलो कैलोरीज लेनी चाहिए, 2100 है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 है। भाई वो लोग ज़्यादा काम करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कि हपक के खाए जा रहे हैं। लिमिटेड बैलेंस डाइट लेके चलिए। फिर सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस प्रकार का बांध है जिसकी विशेषता यह है कि ये पानी के दबाव और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी सहन कर सकता है? सरदार सरोवर डैम। तो क्या कह रहे हैं भाई, है ना, सरदार सरोवर किस प्रकार का बांध है ये? तो कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। ये कैसा है? कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। पानी का दबाव हो, भूकंप जैसी चीज़ें हो, उनको ये जो है बर्दाश्त कर सकता है। ऐसे ही डैम्स और भारत में बनने चाहिए। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी जो है 1868 में भारत के किस शहर में स्थापित की गई थी भाई? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी बनी कब? समय भी याद रखना, 1868। बिहार में कहाँ बनी अगर पूछेगा तो मुजफ्फरपुर में बनी है, मुजफ्फरपुर। अगला कह रहा है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस राजवंश के शासक ने बनवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसको किस राजवंश के शासक ने बनाया था? चोल राजवंश, पल्लव, पूर्वी गंगा या मौर्य? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये पूर्वी गंगा राजवंश के जो राजा है उन्होंने बनाया था, पूर्वी गंगा राजवंश। 1852 में कह रहा सावित्रीबाई फुले द्वारा स्थापित महिला सेवा मंडल का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द महिला सेवा मंडल एस्टैब्लिश्ड बाय सावित्रीबाई फुले? तो क्या ऑब्जेक्टिव था इनका मेन? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, बाल विवाह को खत्म करना या विधवा पुनर्विवाह को कम करना। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो था महिला सेवा मंडल का वो था महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, रेज अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स राइट।
अब दोस्तों बीपीएससी एईडीओ की अगेन आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे सिलेक्शन मटेरियल से पढ़ के, स्मार्ट वीडियो क्लासेस से पढ़ के, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज और क्विज लगा के आप सिलेक्शन वाली तैयारी पूरी कर सकते हैं मात्र 2500 में पूरी तैयारी। अगर सिर्फ आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, सिर्फ टेस्ट चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, सिर्फ क्विज चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। ये हमारी ऐप देख लीजिए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप, वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। अगला कह रहा भारत के प्रादेशिक जल और समुद्री क्षेत्रों की जो परिभाषा निर्धारित करने का अधिकार है वो संसद को किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था भाई? by which amendment act was the Parliament of India empowered to define the territorial waters and maritime zones of India? तो ये मिला था भारत को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह इसके थ्रू बने थे। कौन सा कह रहा है नदी लाल नदी के नाम से भी जानी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ऑल्सो नोन एज रेड रिवर? इंदस, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको हम लाल नदी के नाम से भी जानते हैं, किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। अगला देख लेते हैं, कह रहा किस शहर को 2027 में महिला विश्व कप फुटबॉल की मेज़बानी के लिए चुना गया है? 2027 में वुमेन फुटबॉल कप जो है कहाँ पे होगा? तो ये होगा कहाँ पे? ब्राज़ील में। कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में। इसके बाद कह रहा भगवान महावीर का जो दूसरा उपदेश है बिहार के किस स्थान पर आयोजित हुआ था? ये जहाँ उनकी प्रवचन से प्रभावित होकर 11 ब्राह्मणों ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये कहाँ पे दिया था उन्होंने भैया अपना उपदेश? तो ये दिया था पावा में, है ना, पावा, ठीक है। फिर कह रहा मार्च 2025 करंट अफेयर्स का सवाल है, इसमें हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध रचनाकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ के पहले साहित्यकार बने हैं? साक्षी भट्ट, हरिशंकर प्रसादी, पीशु कुमारी या विनोद कुमार शुक्ला? ये यूपीएसआई में भी आपसे पूछा जा सकता है, उसमें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार एक टॉपिक है। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है विनोद कुमार शुक्ला जी को। किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी, ठीक है। इसके बाद हाल ही में भारत के किस धरोहर स्थल को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच सूची में शामिल किया गया है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है? मूसी नदी के ऐतिहासिक भवन को, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को, ताजमहल को या अजंता एलोरा की गुफाओं को? तो इसमें किसको शामिल करा गया है? मूसी नदी का जो ऐतिहासिक भवन है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग अलोंग द मूसी रिवर, इसको वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट में 2025 की जगह मिल गई है। वहीं संसद ने कह रहा है वर्ष 2025 में नया आयकर अधिनियम 2025 पारित किया है, जिससे पुराने आयकर अधिनियम 1961 को प्रतिस्थापित किया गया है। इस नए अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? ये भी यूपीएसआई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है भाई। कब आया इनकम टैक्स एक्ट? 1961 अमेंडमेंट हुआ 2025 में। तो इसमें धाराएं कितनी है? तो इसमें धाराएं हैं 536। कितनी धाराएं हैं? 536। और अनुसूचियां अगर पूछ लेगा कि अनुसूचियां कितनी हैं, तो 16 अनुसूचियां, जिसको शेड्यूल बोलते हो आप, और 23 चैप्टर हैं, 23 अध्याय, ठीक है। 23 अध्याय, 536 धारा, 16 अनुसूची। इसी से एक सवाल मूल विधि में पूछ लेगा। हाल ही में किस संस्थान ने भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और वर्तमान उभरते जोखिमों का आकलन करते हुए वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रस्तुत की है भाई? है ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो रिपोर्ट है वो किसने प्रस्तुत करी है? कौन प्रस्तुत करता है? ये आरबीआई ने करी है, ठीक है। किसने? आरबीआई ने करी है। अगला देख लेते हैं, कह रहा वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों में 139 पुरस्कार थे, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 20 पद्म भूषण, 113 पद्मश्री थे। बिहार कोकिला जो है शारदा सिन्हा को, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को 2025 में उनके मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये करंट अफेयर्स का सवाल है, तो यहाँ आप देखेंगे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत हो जाएगा। 139 पुरस्कार हैं, ठीक है, जिसमें से आप देखेंगे 7 पद्म विभूषण है। कितने? 7 पद्म विभूषण है, और 19 पद्म भूषण है, और 113 पद्मश्री हैं। ये याद रखना, और ये शारदा सिन्हा को जरूर याद रखना, बिहार कोकिला। इसके बाद कह रहा है यहाँ सिर्फ 2 सही, ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 155 है, इसके तहत हाल ही में बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बना बिहार के 42 गवर्नर? तो आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला देख लेते हैं, कह रहा है बिहार के बहुत प्रसिद्ध नेता हैं बाबू जगजीवन राम। इनके कथन में कह रहा कौन सा सही है इनके संदर्भ में? मतलब नहीं, सॉरी, कौन सा गलत है कह रहा है? जिन्होंने इन्होंने 77 से 89 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है कह रहे हैं, और ये रक्षा मंत्री थे जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो यहाँ कौन सा गलत है? तो यहाँ आप देखेंगे पहला ही वाला गलत है, क्योंकि बाबू जगजीवन राम जो थे, इन्होंने मोरारजी के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी बनी थी 1979 में, है ना,
उसमें उप प्रधानमंत्री कह सकते हो आप, है ना। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो थे 1979 में थे, 1977 से 79 में नहीं, ठीक है। मतलब बहुत कम समय के लिए रहे थे, सिर्फ जनवरी से जुलाई में 1979, इसलिए ये गलत है। दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, पहला गलत है। गलत पूछ रहा था तो आंसर ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में विचार करना है कौन सा सही होगा यहाँ पे। कह रहा है यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 स्वतंत्र अधिराज्य राष्ट्रों के निर्माण के लिए अधिनियम आया था। तो आराम से आप बता सकते हो सर ये कहाँ से आ जाएगा और ब्रिटिश संसद में कहाँ पारित हो जाएगा ये, है ना। पहले ही गलत है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 15 अगस्त को नहीं, 1947 को पारित किया गया था, ठीक है। जब ये अधिनियम लागू हुआ तो भारत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, है ना, इसको लगने के बाद। 15 अगस्त को नहीं सर, ब्रिटिश संसद पारित हुआ पर 18 जुलाई 1947। और ये तो गलत है ही, क्योंकि बांग्लादेश तो 1971 में बनेगा। इसमें से सही बताना है कौन सा सही होगा। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर है, और आपका किला उथा ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप पर। माउंट लेवोटोबी लाकी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर है। कौन सा यहाँ पे सही होगा, तो ये बहुत न्यूज़ में भी रहा है, लाकी माउंट लेवोटोबी इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पे, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ये। माउंट एटना भी पर आप देखेंगे इटली में सिसिली पे ही है, और किलाउथा ज्वालामुखी भी अमेरिका के हवाई द्वीप में। यहाँ तीनों ही सही होने चाहिए, है ना, तीनों ही सही हो जाएंगे। फिर कह रहा प्रोटीन और लिपिड के अलावा गोल्जी तंत्र किसके संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन एंड लिपिड्स द गोल्गी अपार्टस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। केवल कोलेस्ट्रॉल के लिए, न्यूक्लिक एसिड के लिए, या फॉस्फोलिपिड के लिए, या विभिन्न ग्लाइकोलिपिड और स्फिंगोमाइलिन के लिए। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, तो यहाँ हम देखेंगे वेरियस ग्लाइकोप्लिड्स और स्फिंगोमाइलिन, तीनों ही सही, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, ग्लाइकोप्लिड और आपका स्फिंगोमाइलिन। फिर कह रहा जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब ली थी। भाई जवाहरलाल नेहरू जी ने कब शपथ ली थी, इनमें से कौन सी तारीख थी, तो 15 अगस्त 1947, ये याद रखना, 15 अगस्त 1947 में पीएम के रूप में शपथ इन्होंने ली थी। अब ये वो मत कर देना, इलेक्शन के बाद की बात नहीं हो रहा कि पहला जनरल इलेक्शन होगा, उसकी बात नहीं कर रहे। जब भाई इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आया था तब की बात आ रही है ना। तो ये जो बोलते हैं ना पंडित नेहरू ने बने पटेल जी नहीं बने, ये इसी समय की बात करते हैं, है ना, कि यहाँ नेहरू जी ने ओथ ले ली, पटेल जी को नहीं बनने दिया, वो इसी समय की बात होती है, एंट्रिम पीएम कह सकते हो। फिर पृथ्वी के कह रहा है आंतरिक कोर की मुख्य भूमिका निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाई द प्राइमरी रोल ऑफ अर्थ इनर कोर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। वायुमंडलीय स्थितियाँ और जलवायु परिवर्तन, प्लेटों की गति एवं भूकंपीय गतिविधियाँ, महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा की प्रक्रिया, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तथा उसकी स्थिरता बनाए रखना। तो आंतरिक कोर जो है उसकी मुख्य भूमिका क्या है ना, इनर कोर की, तो उसकी मुख्य भूमिका है मैग्नेटिक, मतलब मेंटेन करे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को और उसकी स्टेबिलिटी को, है ना, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और उसकी स्थिरता बनाए रखना, याद रखना, इनर कोर की बात कर रहा है। 76 में कह रहा कौन सा सही नहीं होगा यहाँ पे। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, दर्पण जवाहरलाल नेहरू, यंग इंडिया महात्मा गांधी, द आर्कटिक होम इन द वेदास बाल गंगाधर तिलक। कौन सा यहाँ पे सही नहीं होगा, तो दर्पण की बात करें, ये बाला शास्त्री जाम्बेकर जो है उन्होंने लिखी थी, मराठी भाषा का समाचार पत्र था ये दर्पण, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, है ना, बाल शास्त्री जाम्बेकर होगा। इसमें सही बताना है 77 में। सल्तनत काल में भूमि नापने के लिए मशाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस प्रणाली के तहत भूमि की माप के आधार पर कृषि भूमि कृषकों को दी जाती थी, कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे सल्तनत काल में आया मशाहत सिस्टम, ठीक है, पर इसकी जो है भूमि की माप के आधार पर भूमि दी जाती थी, ये गलत है। इसमें क्या करते थे, जो रेवेन्यू है हम लोग, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व है, वो निश्चित किया जाता था माप के आधार पर, है ना। भूमि कृषकों के पास पहले से ही थी, और ये प्रणाली जो है निर्धारित कर दी कि भूमि नापेंगे, भू राजस्व निश्चित करेंगे नाप के, है ना, तो इसलिए सिर्फ पहला सही है यहाँ, याद रखना इसको। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी भाई, इंटरिम कैबिनेट की 1946 में, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, पटेल जी या राजगोपालाचारी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली सोन नदी अपनी यात्रा पूरी करने के बाद बिहार राज्य में गंगा नदी में आकर मिलती है। यह संगम स्थल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है भाई, तो बताइए सोन नदी के बारे में। तो ये हो जाएगा आपका मुनेर, है ना,
क्या हो जाएगा, मुनेर हो जाएगा। मतलब सोन नदी गंगा में मिलती कहाँ पे, मनेर में। कहाँ पे मिलती, मनेर में। बक्सर के युद्ध में हारने वाला वह मुगल सम्राट कौन था जिसे अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था भाई? अली गौहर के नाम से किसको जाना जाता था? बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ, तो शाह आलम सेकेंड। कौन था ये? शाह आलम सेकेंड। फिर कह रहा है फागू चौहान, इसने बिहार के 40वें राज्यपाल के रूप में किस वर्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी? फागू चौहान, इन्होंने बिहार के 40 गवर्नर रहे थे। कब रहे थे भाई? तो ये रहे थे 2019 में। कब रहे थे? 2019 में। ठीक है। इसमें से कह रहा कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है आपको। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा शुरू की थी, और दिल्ली सल्तनत के शुरुआती वर्षों में मुख्य रूप से दहेली वाल सिक्के प्रचलित थे। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने सोने के सिक्के पर कलमा खुदवाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी नहीं सही होगा, क्योंकि सबसे पहले कलमा खुदवाने की अगर बात करें तो ये इल्तुतमिश जो था उसने कराए थे ना। किसने? इल्तुतमिश। इसके बाद कह रहा बिहार राज्य में स्थित तेलहार जलप्रपात किस नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? नियर द सोर्स ऑफ विच रिवर इज द तेलहार वाटरफॉल इन बिहार लोकेटेड? तो तेलहार वाटरफॉल कहाँ पे है बिहार में? कोयल नदी, सोन नदी, दुर्गावती नदी या कर्मनाशा नदी? तो तेलहार वाटरफॉल मिलेगा आपको दुर्गावती नदी पे। कहाँ पे है? दुर्गावती नदी पे। अगला, हाल ही में किस फिल्म अभिनेत्री को भारत में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत नियुक्त किया गया है भाई? है ना। विच फिल्म एक्ट्रेस हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड? किसको करा गया है? तो कृति सेनन को करा गया, कृति सेनन। इसके बाद कह रहा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करी गई थी? यानी नेशनल कमीशन फॉर एसटी की बात कर रहा है, जो कि आर्टिकल 338A में दिया हुआ है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसकी स्थापना करी थी? तो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। कोशिका भित्ति की संख्या संरचना किससे बनी होती है? कह रहा है व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल? तो ये किससे बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट या सेल्यूलोज? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से, है ना। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो सेल वॉल का है वो है सेल्यूलोज। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981, इसके अंतर्गत 1982 में स्थापित वैधानिक संस्था का नाम क्या है भाई? व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश इन 1982 अंडर द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1981? तो बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक या राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक? तो यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला मध्य हिमालय का हिस्सा नहीं है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय? है ना, जैसे आपने पढ़ा ना, ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर आपका ग्रेट हिमालय आता है, फिर मिडिल हिमालय, फिर लेसर हिमालय भी जिसको बोलते हैं, फिर आउटर हिमालय यानी शिवालिक हो जाता है। तो पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, काराकोरम कौन नहीं है? तो यही नहीं होगा काराकोरम रेंज भाई, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जिसको बाहरी हिमालय भी बोलते हैं। दोस्तों हमारे बीपीएससी एईडीओ के पेड ग्रुप को भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अगेन आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा स्टडी मटेरियल जीएस का भी ले सकते हैं, पूरा ले सकते हैं, और टेस्ट सीरीज़ भी अलग से चाहते हैं वो मिल जाएगी। सिर्फ पेड क्विज चाहते हैं वो भी मिल जाएगी। एग्ज़ाम निकालने के लिए अगर आप ये चारों चीज़ें फॉलो करते हैं, जितना हम देते हैं उतना पढ़ते हैं, टेस्ट से प्रैक्टिस करते हैं, क्विज से प्रैक्टिस करते हैं, आराम से आप कट ऑफ बचे हुए समय में निकाल सकते हैं, या हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से भी पढ़ सकते हैं ये सब चीज़ें। वेल्लोर के युद्ध में कह रहा है पांड्या राजा मारवर्मन राज सिंह द्वितीय को पराजित करने वाला चोल सम्राट कौन था? कह रहे हैं तो किसने हराया था भैया मारवर्मन राज सिंह द्वितीय को? तो ये बताया था राजेंद्र चोल वन। कौन थे? राजेंद्र चोल वन। कह रहा है दूसरा कर्नाटक जो युद्ध है निम्नलिखित में से किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? दूसरा कर्नाटक युद्ध तो ये समाप्त हुआ था पौंडीचेरी की संधि के दौरान, या ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सेकेंड कॉर्नेटिक वॉर में क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, है ना भाई। 3 कॉर्नेटिक वॉर हुए, 1740 से 48, 49 से 54, 58 से 63, है ना। मौर्य साम्राज्य की राजधानी में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था भाई? मुख्य न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे? चीफ जस्टिस जो होता था मेन कोर्ट का, तो उसको क्या बोला जाता था? धर्म अधिकारी। क्या बोलते थे? धर्म अधिकारी, है ना, याद रखना है। सक्रियण कह रहा है सक्रियण ऊर्जा क्या है? व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक अधिकतम संभव ऊर्जा।
रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम संभव ऊर्जा, रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा, या रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा। तो ये है भाई रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा हमें चाहिए, है ना, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। भाई जब मिनिमम एनर्जी मिले तभी वो एक्टिव होगा, स्टार्ट होगा, ऐसे समझ लो। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्रदान करने से संबंधित दिशा निर्देश देता है भाई, है ना? कौन सा आर्टिकल है भाई? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस टू सिटीजन। तो ये आर्टिकल 41 है। कौन सा? 41। 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही 39 में राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी राज्य द्वारा अनुसरणी कुछ नीति आजीविका के पर्याप्त साधन प्रोवाइड करना, है ना। और कौन सा बच गया भाई? 42 की बात करें तो इसमें मैटरनिटी रिलीफ और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क की बात करता है, यानी काम की न्याय संगत मानवीय दशाएं हो, सिंपल सी चीज़। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गठित गवर्नर जनरल की परिषद में कौन सा व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल नहीं था, कह रहे हैं? कर्नल जॉर्ज मॉनसन, रिचर्ड बारवेल, फिलिप फ्रांसिस या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ऑब्वियसली लॉर्ड कॉर्नवालिस शामिल नहीं था, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था भाई? जो बंगाल का गवर्नर था वो क्या बन गया था? गवर्नर जनरल बन गया था ना। बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। वॉरेन हेस्टिंग जो था वो पहला गवर्नर जनरल बना था। फिर इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत है? शून्य का सबसे प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य ग्वालियर जो कि एमपी में उसके चतुर्भुज मंदिर के शिलालेखों में पाया गया है। और चतुर्भुज मंदिर का जो निर्माण है प्रतिहार शासक राजा भोजदेव द्वारा 876 ईस्वी में कराया गया था। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा भाई? तो यहाँ देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है सरकार जब अपने बजट घाटे को पूरा करने के लिए ऋण लेती है तो इसका ब्याज दरों पर क्या संभावित प्रभाव पड़ता है ना। व्हेन द गवर्नमेंट बोरो टू फाइनेंस इट्स बजट डेफिसिट व्हाट इज द लाइकली इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट्स। तो क्या होगा भाई? यह ब्याज दरों को घटाने की प्रवृत्ति पैदा करेगा। इसका ब्याज दरों पर कोई खास असर नहीं होगा। इससे ऋण योग्य निधियों की उपलब्धता बढ़ जाएगी, या यह है ब्याज दरों में वृद्धि की प्रवृत्ति उत्पन्न करेगा। भाई देखो, जब भी गवर्नमेंट उधार लेगी, है ना, तो उसकी ब्याज दरें जो होंगी ऑब्वियसली क्या होंगी? बढ़ जाएंगी भाई। कह रहा है ओम घाटी जिसे सामान्यतः ओम पर्वत कहा जाता है भारत के उत्तराखंड राज्य के किस जिले में? भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमा के समीप है ये। तो ये कहाँ पे पड़ता है भाई? चंपावत, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या उधम सिंह नगर। तो ये ओम पर्वत पड़ता है पिथौरागढ़ में। कहाँ? पिथौरागढ़। इसके बाद कह रहे 2020 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुई जो गैस त्रासदी थी उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? स्टाइरिन, मेथिल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये 2020 में जो आंध्र प्रदेश में गैस लीक हुआ था वो स्टाइरिन गैस थी। मेथिल आइसोसाइनेट तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुई थी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के देशों की संख्या कह रहा है G20 समूह में सबसे अधिक है? विच कॉन्टिनेंट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन G20? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? आसान है, बता सकते हो। G20 में आप देखेंगे एशिया के सबसे ज़्यादा देश हैं 7, है ना। यूरोप के आप देखेंगे 5 देश हैं, 1 यूरोपियन यूनियन है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें बस 3 ही है भाई, यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। साउथ अमेरिका की बात करें अगर, अफ्रीका नहीं, साउथ अमेरिका को अगर हम ले लें तो साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना है और ब्राज़ील है ना। तो ये G20 में आपको याद रखना मोटा मोटा। अफ्रीका में तो भाई एक देश है, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीकन यूनियन। तो ये चीज़ है, यानी एशियाई मानोगे आप, ठीक है। वर्ष 1919 के अधिनियम के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या को मतदान का अधिकार प्राप्त था? 2019 में बोल रहा है कितने परसेंट लोगों को जनसंख्या, मतलब कितने परसेंट लोगों को मतदान का अधिकार था? तो ये आपको पता भाई एजुकेशन के बिहाफ पे दिया गया था, तो मात्र 3% लोगों को। कितने? 3% लोगों को। तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। आई होप आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी, 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को लगाइएगा ज़रूर। और ऐसे ही और टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हम क्विज़ में भी अपने कराते हैं, डेली आपको क्विज़ मिलेगा। इन नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, क्विज़ में आपको ऐड कर दिया जाए।